नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज हम नया टेस्ट लेकर के आए हैं। जैसा मैंने बताया था कि अब हम दो सब्जेक्टों को एक साथ लेकर के टेस्ट की शुरुआत किया है, तो उसी क्रम में आज जो नया टेस्ट है उसमें हम देखने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी के साथ में पॉलिटी। तो बायोलॉजी और पॉलिटी का ये मिक्सचर है जिसके प्रश्नों को मैंने संकलित किया। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग भी जो भी लाइव हैं वो लोग क्या करें कि लाइव चैट के ऑप्शन में आ जाइए। जो लोग सुबह 11 बजे देख रहे हैं वो अपने कमेंट वगैरह भी करें। आप में बताएं कि आप जैसे मैं प्रश्न पढ़ता हूँ स्क्रीन पे आपके ऊपर प्रश्न आते रहेंगे, उसी क्रम में आप अपने उत्तर भी देते रहिए। और जो लोग बाद में देख रहे हैं वो भी क्या करें कि अपना जब भी कमेंट बॉक्स में वो अपने उत्तर वगैरह वो दिया करें। बाकी मैं कमेंट सबके पढ़ रहा हूँ, जितने भी लोग देते हैं सबके कमेंट। अपनी स्ट्रेटजी भी साझा करें, जो गलत हो रहे हैं उनको सही करने की कोशिश करें। ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने जो शुरू किया है कि दो सब्जेक्टों के एक साथ में, जैसे मैंने पहले सब्जेक्ट वाइज किया, टॉपिक वाइज मैंने अभी नहीं किया है, आगे टॉपिक वाइज भी मैं किया जाएगा। अब जानने से लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है तो 17 मई तक, तो उसी क्रम में क्या होंगे कि वीडियोस वगैरह आते रहेंगे और टेस्ट की जो श्रृंखला है वो चलती रहेगी। जो कल का टेस्ट होगा वो मैं आपको बता दूं कि कल का जो टेस्ट है वो होगा यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर का मिक्सचर रहेगा। यूपी स्पेशल और करंट अफेयर दोनों के टॉपिक उसमें शामिल रहेंगे, और उसके आने वाले दिनों में फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे स्ट्रेटजी रहेगी और उसके बाद भी क्या किया जाएगा। तो यूपी स्पेशल और करंट अफेयर का टॉपिक कल का रहेगा, उसके बाद हम परसों क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताएंगे। बाकी मैंने एक वीडियो डाली थी, जो मैं आपसे पिछली बार भी कहा है कि पेट्रोलियम जो कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है। इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में ऊपर दे दूंगा, नहीं तो आप आई बटन जो ऊपर कोने पर आता है वहाँ पर जा करके आप भी वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। आप लोग रेडी रहिए और आइए देखते हैं निम्न में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। दूसरा है, सूचित न करने की स्थिति में दोनों सदनों में चुने गए व्यक्ति का 10 दिन पश्चात राज्यसभा में स्थान रिक्त हो जाता है। आप लोग बताइए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उत्तर मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन अपने हिसाब से आपको उत्तर देना है। बताइए, आप लोग उत्तर सभी लोग दिया कीजिए, गलत सही कुछ भी हो उत्तर जरूर दीजिए। तो ये देखते हैं, कोई भी संसद के दोनों सदनों का सदन नहीं हो सकता। सही बात है। कोई भी अगर सदस्य वो संसद के दोनों सदनों की सदस्यता नहीं ले सकता, मतलब वो राज्यसभा का सदस्य भी हो और साथ में राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा का भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसको एक ही सदन का सदस्य रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति बने कि वो दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है, मतलब चुनाव जीत जाए दोनों जगह से, उसको उसकी स्थिति में क्या किया जाएगा, फिर उसको क्या उसे पूछा जाएगा कि आप सूचित करें कि वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है, लोकसभा का या राज्यसभा का। लेकिन अगर जो 10 दिन तक बीत जाते हैं और कोई वो नहीं बताता है कि वो ना लोकसभा में रहना चाहता है ना राज्य किसी में नहीं बताता है, तो 10 दिन बाद राज्यसभा में उसका स्थान रिक्त मान लिया जाएगा। तो ऐसा प्रावधान है। तो इसके जो पहला है उसका दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सही है आपको बताना है। फिर दूसरा है, उसमें आपको बताना है कि क्षेत्रीय परिस्थिति गैर संवैधानिक है। क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या 6 है। तो कूट के आधार पर उत्तर देना। आप लोग दीजिए उत्तर। तो ये उत्तर देते हैं, क्षेत्रीय परिषद गैर संवैधानिक है। तो सीधी बात है, उनका संविधान में कहीं क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो सीधी बात है कि पहला तथ्य तो सही है। दूसरा, क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या 6 है, ये भी सही है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 6 है, तो इसका जो दूसरे का है वो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देखिए, निम्न में कौन सा कथन सही है। इसमें पहला तथ्य, मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। दूसरा है, ह्यूमरस कलाई को उंगलियों से जोड़ती है। आप बताइए, उत्तर दीजिए। तो ये देखते हैं, उत्तर देते हैं, मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। सही है गलत है आप बताइए। तो ये सही है, क्योंकि आप जान रहे हैं खोपड़ी में 29 होती हैं, जिसमें कपाल में 8, चेहरे में 14, कान में 6, अंदर हाइट होती है 1। तो टोटल मिला करके जो हड्डियां जोड़ेंगे तो 29 हो जाएंगी। लेकिन जो चेहरे में जो हमारे चेहरे पे हड्डियां होती हैं उनमें उनकी संख्या कितनी होती है, वो होती हैं 14। तो उनको याद रखिएगा। सही है, ह्यूमरस कलाई को उंगलियों से जोड़ती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमरस तो ये है और कलाई ये है, तो ह्यूमरस कलाई को नहीं जोड़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस और अल्ना 2 हड्डियाँ होती हैं, इनको याद रखिएगा। तो और ये ह्यूमरस यहाँ की हड्डी होती है, ये ह्यूमरस है, उसके नीचे रेडियस अल्ना है, उसके पास कार्पल्स, मेटाकार्पल्स,
फिर इस तरीके से हड्डियाँ होती हैं, आप लोग पढ़े होंगे इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो बी सही हो जाएगा, मतलब कौन सा कथन सही है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ए सही हो जाएगा। एक मतलब कि एक सही है, दूसरा वाला क्या है वो गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मूली किस कुल में आती है, तो मूली का जो पौधा होता है वो किस कुल में आता है, आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं मूली किस कुल में आता है, तो मूली जो है वो क्रूसीफेरी कुल में आता है। तो जैसे मतलब फूलों की, पत्तियों की, जड़ों के आधार पर क्या किया जाता है कि इसमें फैमिली डिसाइड की जाती है वो किस में आएगा। आप देखेंगे बॉटनी वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से किस वर्ग में किस पौधे को रखा जाता है। जैसे आप देखिए तो कीटों को जैसे किस वर्ग में रखा जाता है, जैसे नॉर्मल में जैसे जंतुओं को है उसी तरीके से पादपों में भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे जंतुओं में आप देखिए तो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े जो होते हैं तो उनमें सब में क्या होती है, उनके ऊपर उनके कोई पंख नहीं होते, कीड़ों के काइटिन के बने होते हैं। तो सीधी बात है कि वो क्या होते हैं कि उनके आधार पर उन्हीं को देख करके, जैसे मान लीजिए किसके चेहरे के आधार पर और उनकी जो शरीर की बनावट के आधार पर, उनके अंदर क्या चेंजेस हैं, उनके आधार पर क्या किया जाता है कि वर्गीकरण किया गया है। कौन पानी में रहता है, कौन बाहर रहता है, तो उसी आधार पर वर्गीकरण है। उसी तरीके से इसमें भी वर्णन किया गया है। जैसे आप मूली है तो मूली का पौधा लीजिए और उसके फूल देखिए, तो मूली के फूल जो है आपको देखने को मिलेंगे कि मूली के फूल, और कभी आप मूली के फूल है और मूली के साथ साथ में आप कभी देखिए सरसों का फूल, तो मूली के फूल के साथ साथ में आपको सरसों का फूल भी लगभग उसी जैसे देखने को मिलेगा। कभी सरसों का फूल देखिए, और मूली जब बहुत दिनों तक खेतों में लगी रहती तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आ जाते हैं, कहीं पीले पीले भी आते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो वो दिखेगा कि वो दोनों के फूल लगभग सेम होते हैं। बाकी और आप देखना चाहते हैं तो आप फूल उसी क्रम में आप सलजम के देख ले, सलजम भी लगभग उसी तरीके के फूल उसमें भी होते हैं। बाकी आप जो गोभी वगैरह होती है तो वो भी कैसा भी ऐसे क्रूसीफेरी में आता है। मालवेसी जैसे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन है, तो 4 का ए सही है। और जैसे जैसे मालवेसी जो लिखा हुआ है तो मालवेसी में आप जैसे गुड़हल का फूल देखिए, गुड़हल का फूल देखिए, भिंडी का फूल देखिए, कलर वगैरह चेंज है लेकिन उनकी बनावट लगभग सेम ही होती है। कपास भी वैसे ही होता है। और जैसे कुकुरबिटेसी दे होता है, इसमें जो पौधे होते हैं सब धराशायी होते हैं, मतलब क्या होते हैं कि चढ़ते रहते हैं कि जगह मिलेगी, मतलब उनको कोई सहारा मिलेगा तभी वो ऊपर उठ पाएंगे। जैसे उसमें आप देख लीजिए सब्जी हो गई, इस समय जो सीजन चल रहा है वो कुकुरबिटेसी सब्जियों की क्या भरमार है, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, तरोई हो गया, ये सब क्या है, सब उसी कुल में आते हैं। बाकी सोलेनेसी में आप देखें तो सोलेनेसी में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप आलू ले लीजिए, आलू का फूल आप देखेंगे नहीं देखें, जो लोग उत्तर भारत में हैं यूपी वाले उनको आलू का फूल वगैरह देखा होगा। तो आलू में फूल देखिए, फिर मिर्च के फूल देखिए, फिर बैंगन के फूल देखिए, इन सब फूलों की बनावट आपको लगभग एक ही जैसी दिखती है। छोटे हैं, बड़े हैं, कलर चेंज है वो ठीक है, लेकिन आप फूल कभी आप देखेंगे तो लगभग सब एक ही जैसे दिखते हैं सभी के फूल। तो ये क्या हो जाएगा कि सबको इसी आधार पर कुलों का डिवीजन किया गया, तो मूली जो है वो क्रूसीफेरी में है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये से। फिर आए क्वेश्चन 5 है। फिर नेक्स्ट 5 देखिए, निम्न में कौन सही है, मनुष्य का फेफड़ा O2 तथा CO2 के लिए पारगम्य होता है। फिर दूसरा है श्वसन क्रिया में O2 तथा CO2 की विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखिए आइए इसका उत्तर देते हैं, मनुष्य का फेफड़ा O2 तथा CO2 के लिए पारगम्य होता है। ये सही है, क्योंकि अब जान रहे हैं कि मनुष्य के फेफड़े में आप देखिए जो फुफ्फुस, धमनी और सिरा जो नीचे की तरफ निकलता है, वो सीधी बात है फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन और CO2 ही उसमें से आ जा सकती, अन्य गैसें अनावश्यक गैसें उसमें नहीं आ जाए। ऐसा नहीं कि हम सांस तो लेते हैं लेकिन उसमें सब गैसें हमारे शरीर में नहीं जाती, सिर्फ O2 और CO2 के लिए पारगम्य होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं जाएगा। O2 जो है उसमें जाता है और CO2 उसमें से वापस आ जाता है विसरण की क्रिया के जरिए। तो इसमें क्या, जिसका दाब अधिक होता है उसमें चला जाता है, उसका फिर इसमें चला जाता है, तो क्रिया भी रिवर्स होती है, मतलब उल्टा होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे तो जो 5 का जो दूसरा वाला ऑप्शन है, श्वसन क्रिया में O2 तथा CO2 की विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। एक इसमें ज़्यादा होता है तो उधर चला जाता है, उसमें ज़्यादा होता है वो इधर चला आता है। तो एक दूसरे में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तभी हम CO2 को लेते हैं, मतलब O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो यही क्रिया होती है। तो 5वें का जो ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा, 5वें का सी ऑप्शन सही। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सही आपको बताना है। थैलोफाइटा में जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है।
दूसरा है टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा का एक उपवर्ग है। उसी तरीके से आइए देखते हैं, जब इसमें लिखा हुआ थैलोफाइटा जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है तो ये सही है, क्योंकि जो आप जान रहे हैं कि जो पादप वर्ग का दो पार्ट में डिवीजन किया जाता है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में करते हैं। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा, सॉरी, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में किया जाता है। फिर एम्ब्रियोफाइटा को ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में किया जाता है। तो जो थैलोफाइटा होता है, जीवाणु, कवक वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। तो इनमें किसी तरीके जाइलम फ्लोएम क्या होता है, जाइलम फ्लोएम एक ऊतक है, संवहन बंडल भी इनको कह सकते हैं। ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे जाइलम है वो जड़ से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, और फ्लोएम जो पत्तियों से जो प्रकाश जो खाना वगैरह बनता है उनको वगैरह क्या करता है, पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है। तो ये जाइलम फ्लोएम होता है, लेकिन जीवाणु कवकों में इनका अभाव पाया जाता है। तो ये तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। फिर टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा का एक उपवर्ग है, तो गलत है, क्योंकि जो आप जाने जो मैंने बताया कि जो थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में, एम्ब्रियोफाइटा को फिर ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में किया गया, ट्रैकियोफाइटा को फिर टेरिडोफाइटा आवृतबीजी और अनावृतबीजी में। तो टेरिडोफाइटा वो ट्रैकियोफाइटा का उपवर्ग है, ना कि ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा में आप देखेंगे तो आप जैसे देखने को मिलेगा ब्रायोफाइटा फ्यूनेरिया वगैरह, मतलब बहुत ही निम्न कोटि के जीव इसमें पाए जाते हैं। बाकी आप टेरिडोफाइटा वगैरह में देखेंगे तो छायादार और नम स्थानों पर जो पौधे होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये सब उसके आप बायोलॉजी में ऐसा पढ़े हैं। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा 6 का जो हो जाएगा वो कौन सही है, तो सही जो है वो 6 का ए सही है। दूसरा वाला जो है वो गलत हो जाएगा, तो 6 का ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त वर्ग की खोज किसने की थी। रक्त वर्ग की खोज किसने की थी। ऑप्शन है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ऑप्शन खैर मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप उत्तर दीजिए हमें क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कार्ल लैंडस्टीनर है। कार्ल लैंडस्टीनर है, इन्होंने क्या किया था कि रक्त वर्ग की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर विनर थे। इन्होंने क्या किया था, अपने रिसर्च बंदर में आरएस फैक्टर वगैरह की भी बात आएगी। तो रक्त वर्ग की खोज जो थी वो इन्होंने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है। आपको बताना है सर्वाधिक पॉलीसेकेराइड कौन सा पाया जाता है। तो आइए इसका उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सर्वाधिक पाया, जब जान रहे हैं कि मोनो होता है, डाई होता है, पॉली। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पॉली मतलब बहुत ढेर सारे। तो जैसे ग्लूकोज है वो किस में आता है, मोनोसेकेराइड है, मतलब कि C6H12O6। उसी में फ्रक्टोज आता है लगभग, वो भी सेम ही है। फिर जब माल्टोज है वो C6 की जगह 6 CH2O, मतलब 1 2 1 के अनुपात में होते हैं, और C की जगह जब आप उसको जब C को 1 करेंगे और मतलब उनके जो क्रम है वो दुगना हो जाएगा। जो डाई मोनो वाला 1, डाई वाला 2 हो जाएगा, और पॉली वाले बहुत सारे हो जाएंगे। तो C6H12O6 जो है वो मोनो का हो गया, तो डाई का C12H24 और O12 हो जाएगा। और डाई में उसी अनुपात में आप उसका दुगना तिगना कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। लेकिन जो सर्वाधिक पाया जाने वाला जो डाई मतलब डाई पॉलीसेकेराइड जो है वो कौन सा है। तो पॉलीसेकेराइड जान रहे हैं पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज की जो है पृथ्वी पर भरमार है, तो इसलिए क्या है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सेलुलोज। जो 8 का है वो डी सही है। और फिर अगर जो दूसरे नंबर पे अगर हम पूछें कौन सा आएगा पॉलीसेकेराइड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, तो आप जान रहे हैं कि पादप वर्ग के बाद अगर जो जंतु जगत की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है, वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो जीवों के जो ऊपर का जो उनका जो बाहरी कवर होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। उनके पंख वगैरह सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं काइटिन का बना होता है, इसलिए सर्वाधिक दूसरा पाया जाने वाला काइटिन होता है। नेक्स्ट निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दिया हुआ सामान्यतः कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही हो जाएगा। सामान्यतः कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती, सही है। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने किया, सही है। सामान्यतः मैंने लिखा हुआ है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती, लेकिन कुछ जो आप देखेंगे जैसे कवक वगैरह बैक्टीरिया कुछ में क्या होती है, जो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है,
वो आपको कहीं कहीं काइटिन की भी देखने को मिलती है। तो 9 का जो है वो आप देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 को की गई थी। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। बताइए, उत्तर दीजिए इसका 10 का कौन सा सही हो जाएगा? हम सबके उत्तर देख रहे हैं। तो आइए इसका उत्तर देते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1951 की गई थी, सही है। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो बी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। इसमें दिया हुआ संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा है प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से लोकसभा स्वयं ही विघटित हो जाती है। बताइए कौन सही है कौन गलत है? तो इसमें आप देखेंगे कि सीधी बात है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए उसको किसी सदन का सदस्य होना उस वर्तमान समय में, मतलब जब वो नियुक्ति हो रहा तो जरूरी नहीं कि वो सदस्य हो, बाद में उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है। तो किस सदन के सदस्य ना होते हो सदस्य किसी संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है, बशर्ते उसको 6 महीने में क्या है वहाँ पर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से जैसे आप महाराष्ट्र में इस समय देख रहे हैं, सदस्य ना होते हुए भी उनको प्रधान मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब बात कही जा रही कि राज्यसभा का मतलब इलेक्शन किया जाएगा किसका? विधान परिषद का। तो ये तो बातें हैं, आप ध्यान रखिए इन सबको। बाकी प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है, तो गलत है। मंत्रिपरिषद विघटित होती है, लोकसभा विघटित नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसे स्टार फिश है, इकाइनोडर्मेटा सुमेलित है। डॉग फिश मत्स्य वर्ग सही है। झींगा मछली जो झींगा होती है वो सिलेंट्रेटा में आती है, गलत है क्योंकि वो आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। दूसरा है कैटल फिश मोलस्का, ये भी क्या है? ये भी सही है। तो झींगा मछली जो है वो क्रस्टेशिया मतलब कि आप देखेंगे तो आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। कटल फिश जो होती है वो मोलस्क में आती है, सही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, उस तस्वीर के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कैटल फिश कैसे दिखती है। नेक्स्ट है बाकी झींगा वगैरह आप तो आप जान ही रहे हैं। तो ऑक्टोपस किस वर्ग में आता है? तो आपको बताना है ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप बता दीजिए। भाई उत्तर देते हैं ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ में आता है, क्योंकि जान रहे हैं मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जिनके ऊपर आवरण पाया जाता है, उनको कवची बोलते हैं। जिनमें नहीं पाया जाता मृदुकवची, मतलब ये सॉफ्ट कवर जिनमें होता है। तो जो ये ऑक्टोपस होता है वो मृदुकवची होता है। इसमें ऊपर आप देखेंगे तो इसके कवर वगैरह नहीं दिखता है। और जो बाकी आप जैसे देखेंगे जो जीव घोंघा वगैरह है, सीपी है, इनमें कवर दिखता है सभी मोलस्का के। और जंतु जगत में आप देखेंगे तो दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा संघ यही आता है, मोलस्का। और ऑक्टोपस इसी मोलस्का संघ में आता है। बाकी आर्थ्रोपोडा आप जान ही रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा जान ही रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश वगैरह इकाइनोडर्मेटा में आती हैं। सभी जलीय जीव इसी में, मतलब इकाइनोडर्मेटा के सभी जीव जलीय होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आप देखेंगे तो टेपवर्म जैसे जीव इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? फिर इसमें जैसे दिया हुआ मानव के व्यापार और बलात्सम का प्रतिषेध, फिर मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के लिए औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रयोग। तो इसमें कौन नीति निर्देशक तत्वों में है? तो पहला जो है वो तो 23 जो है वो मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व तो है नीति। लेकिन दूसरा वाला नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 47 में ये बताया गया है, वर्णन किया गया, आप लोग पढ़िएगा। तो 14 का जो है वो बी सही है, केवल 2। फिर आइए 15 की तरफ आएंगे। राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है? तो उत्तर दीजिए आप सभी लोग। पहला है सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड, दूसरा है सभी मृत्यु दंड। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी माफ़ कर सकता है और सभी मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। भारत के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? आप लोग बताइए कौन सा सही है।
तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है, आप जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सही है, आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखेंगे तो इसका उत्तर जो है विटामिन B6 सही हो जाएगा। इसे बायोटीन भी कहते हैं विटामिन B6 को, और ये विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन B6 कहे चाहे H कहें, बात यही है, बायोटीन भी इसको बोलते हैं। ये स्वप्न को याद रखने में मदद करता है। जैसे आप लोग रात में सपना देखते हैं तो कई कई सपने सुबह तक याद रह जाते हैं, तो वो क्या है, इसी विटामिन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सही है? आपको बताना है पायरेथ्रम एक कीटनाशक है। दूसरा है पायरेथ्रम को गुलदाउदी एवं गेंदा के फूल से प्राप्त करते हैं। आप बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पायरेथ्रम एक कीटनाशक है, सही है। पायरेथ्रम का गुलदाउदी एवं गेंदे के फूल से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, 1 और 2 दोनों। मैं जान रहा हूँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग उत्तर भी दे रहे हैं। हम सभी लोग क्या करते हैं कि उत्तर देने की जितने भी लोग कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। और इस दौर में आप लोग जैसे हम बना रहे हैं वीडियो वगैरह, आप भी उसमें अपनी लगन के साथ देखते रहिए। वीडियो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं, हम भी देखें कि थोड़ा सा लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। कौन यूपी में जिला अपना डिस्ट्रिक्ट बताइए हमें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए। फ़िलहाल तो जैसे मैं तो लखनऊ से वीडियो बना रहा हूँ, मैं लखनऊ में। बाकी आप भी अपने इसी तरीके से बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले, बेगूसराय से हैं या मांडू से हैं, या फिर आप बुरहानपुर के हैं, या फिर झज्जर से हैं, या फिर आप कहीं से भी, मतलब कि आप चाहे बहराइच से हो, लखनऊ से हो, कहीं से भी रहने हो, कहीं के भी हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से आप वीडियो देखते हैं, उनके बारे में हमें बताइए। कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कर दीजिए कि आप लोग कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम भी देखें कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं। तो अच्छा लगेगा कि आप लोग किन परिस्थितियों में वीडियो देख रहे हो, कहाँ कहाँ से देखते हैं, एक आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ से लोग, ऑडियंस हमारी किस, मतलब जो देखने वाले लोग हैं किन किन एरिया से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो भी जितने लोग कमेंट करेंगे उसके आधार पे पता चलेगा कि किन कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, कितने लोग यूपी से देखते हैं, कितने लोग बिहार से देखते हैं। आप स्टेट कमेंट कीजिएगा तो उसमें अपना ज़िला जरूर मेंशन कीजिएगा, ज़िला मेंशन जरूर कीजिएगा कि किस ज़िला बता दीजिए, स्टेट कमेंट कीजिए चाहे ना कीजिए, कोई नहीं। आप ऐसा नहीं कि आप यूपी के ही ज़िले कमेंट करिए, आप बिहार के भी सिर्फ ज़िले ही कमेंट कर सकते हैं। मुझे इतना तो ध्यान नहीं है कौन सा ज़िला कहाँ पे किस राज्य में पड़ता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, उत्तर दीजिए हमें। बाद में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप किस ज़िले से हैं। तो अभी टेस्ट दे रहे हैं तब भी कोई वो नहीं, लेकिन आप बाद में भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर हो जाएगा वो सही हो जाएगा अंतःप्रदवी जालिका और कोशिका कला, क्योंकि ये जो है वो पादप और जंतु दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं। बाकी कोशिका भित्ति जैसे है वो जंतुओं में, न्यूक्लियस तो सिर्फ कोशिका भित्ति तो सिर्फ पादपों में हो जाती है। उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट पादपों में हो जाता है कोशिका भित्ति, जैसे मैंने बताया। तो सिर्फ डी वाला ऑप्शन ऐसे है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाए और जो कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या दोनों पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन 19 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। फिर दूसरा है, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही हो जाएगा वो ये देखते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं देता है, उपाध्यक्ष को देता है। मतलब अब विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष फिर अध्यक्ष को दे देता है। तो ये तो सही है, मतलब एक गलत हो गया पहला कथन। दूसरा सही है कि राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। दूसरा सही, मतलब 20 का जो है बी सही हो जाएगा। फिर 21 की तरफ आएंगे, चेचक होने का कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन के आधार पर उत्तर हमें दीजिए। तो इसका जो 21 है उसका ऑप्शन हो जाएगा वेरियोला वायरस चेचक के लिए जिम्मेदार है, बाकी के नहीं है। तो चेचक के लिए वेरियोला वायरस है, 21 का ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है?
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। संसदीय समितियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, आप लोग पढ़िएगा संसदीय समितियों के बारे में, पढ़े ही होंगे आप लोग, लेकिन और भी आप इस थोड़ा सा और जानकारी संसदीय समितियों के बारे में जुटाइएगा, कौन कौन सी समितियां हैं, क्या किसका काम है। और खैर इससे पहले टेस्ट में इंडियन पॉलिटी मैंने समितियों पे एक क्वेश्चन बना रखा है। खैर आप बाकी आप समितियों के बारे में आप इंडियन पॉलिटी के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप जा करके इसकी विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं, तो आपको बताना है। एकात्मक विशेषताएं बताने, एकल नागरिकता, एकल संविधान, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। उत्तर दीजिए आप सभी लोग, तो मैं देता हूँ। एक देखिए, एकात्मकता की बात करिए, संघात्मक बात नहीं की जा रही यहाँ पर। तो एकात्मक, एकल नागरिकता जो है एकात्मक लक्षण है, एकल संविधान एकात्मक लक्षण, लेकिन संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है संघात्मक ढांचे को बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि सीएजी के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है सीएजी राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है, दूसरा है यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इन दोनों तथ्यों के आधार पर आपको उत्तर देना है। आप लोग कोट के आधार पर उत्तर दे करके हमें बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो आइए इसका उत्तर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो सीएजी राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है, ये सही है। सीएजी केंद्र और राज्य दोनों का लेखा परीक्षण कर सकता है। और दूसरा है यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, ये गलत है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ए सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी, ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अंतिम प्रश्न है, कूट के आधार पर उत्तर देना है। आप लोग उत्तर दीजिए और टेस्ट यहीं पर फिर खत्म होगा। मिलेंगे फिर नए टेस्ट में कल। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो के.आर. पोर्टर सही हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सी है, के.आर. पोर्टर। तो ये आज का टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ। मिलेंगे कल नए टेस्ट के साथ में, सुबह के ही 11 बजे के उपस्थित होंगे। आने वाले समय मैंने एक सोच रखा है कि जैसे मैंने ज्योग्राफी के हैं और पॉलिटी के हैं, हिस्ट्री के हैं, सब टेस्ट बना दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैंने 25-25 क्वेश्चनों के 4 सेट बनाए हैं। फिर मैंने सोच रखा है कि उनको कंबाइन करके 100 प्रश्नों को एक साथ कर दिया जाए, ताकि उसमें आप अपनी परख कीजिए कि आप 1 घंटे 2 घंटे की जितने की वीडियो बन जाए, उनको साथ में जोड़ करके मैं एक मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करके आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और उसके उत्तर बताता जाऊंगा। और उसकी पीडीएफ वगैरह भी आपको दे दी जाएगी, ताकि आप 100 के 100 प्रश्न आपके तैयार हो जाएं। तो ये मैं नई चीज़ शुरू करूंगा। अभी तो फिलहाल जो टेस्ट चल रहा है वो शुरू रहेगी। बाकी जैसे मैं आपको बता दूं कि जो अभी कल का जो टेस्ट मैंने बताया है यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर, उसके आगे की रणनीति आपके साथ साझा की जाएगी। जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एक साथ वीडियो बना दिया जाएगा। इस तरीके की आगे टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। फिर जब इन सब टेस्टों के परे भी एक टेस्ट आगे शुरू किया जाएगा, मतलब कि जो टेस्ट चल रहे हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन और जो सब्जेक्ट जो कंबाइंड सब्जेक्ट का है, इसमें नए नए प्रयोग किए जाएंगे। जिसमें आपको बता दूं आने वाले समय में इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस एशियंट हिस्ट्री, इस तरीके के भी क्या किए जाएंगे, प्रश्न उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। पॉलिटी के साथ में आपको मेडुअल हिस्ट्री दे दिया जाएगा, ज्योग्राफी के साथ में आपको इन्वायरमेंट दे दिया जाएगा। इस तरीके के भी प्रयोग आगे किए जाएंगे और नए नए टेस्ट आपको, नए नए प्रश्न आप लोग बताइए हमें कि आपको किस तरीके के प्रश्न आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, क्या है स्थिति आपकी। अपने कमेंट करिए, जो गलत हो रहे हैं उनको भी आप सही कीजिए। मतलब सही कीजिए का मतलब ये नहीं कि आप कैसे सही करेंगे, उसके लिए अपनी स्ट्रेटजी के तहत काम कीजिए कि आप उसको तैयार कर रहे हैं, भविष्य में वो गलत नहीं होंगे। टेस्ट में गलत हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने कोई मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, आता है स्क्रीन पे, आप उत्तर अपने मन में दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं, ठीक है, वो उत्तर देते हैं। लेकिन जब आपके सामने जब कॉपी पेपर होता है तो उसका नज़रिया खैर अलग ही हो जाता है। आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन टेस्ट उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से आप कंप्यूटर पर बैठ करके टेस्ट, जितनी भी कुछ एजेंसियाँ जो हैं एग्ज़ाम वगैरह जो है ऑनलाइन होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं। तो मिलेंगे नए टेस्ट के साथ में। कल का जो मैंने बताया है यूपी स्पेशल के साथ में करंट अफेयर, तो करंट अफेयर यूपी स्पेशल के लिए रेडी रहिए। सुबह के 11 बजे टेस्ट आ जाएगी, आप लोग बिल्कुल रेडी रहा कीजिए। 11 बजे सभी लोग आ जाए कीजिए। प्रश्नों की प्रकृति के हिसाब से अपने धैर्य मत खोइए। अगर जो एक बार लाइव आए हैं, देखने के लिए बैठे हैं, तो फिर देखते रहिए। ये ना हो कि जैसे मैंने कोई कठिन प्रश्न डाला तो 10 लोग गायब हो गए, आसान डाला तो थोड़ी देर बाद फिर आ गए। ये सब मत कीजिए।
प्रश्न अच्छे हैं, आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों को जो नहीं आते हैं उनको नोट कर लीजिए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।